Good morning all of you. Yesterday we have started the first chapter of chemistry or the first chapter of 10th class science portion. So in which we have learned about the chemical changes and physical changes, and I have explained about the two activity in which you have studied that if hydrochloric acid will react with zinc, then what will be produced. And in one more activity we have discussed that how magnesium ribbon get burns. So whenever magnesium ribbon get burns, that time it will react with the oxygen and magnesium oxide will produce. So by the help of these two activities we can understand the chemical changes, and also we have discussed about the physical changes. So physical and chemical changes both we have discussed yesterday. Now today we are going to discuss about the chemical reaction and then after that chemical equation. Actually, what do you mean by chemical reaction? Simply, if you will say that reactant A plus reactant B, आपके पास में दो रिएक्टेंट A एंड B है और इनसे एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन, ठीक है. इफ यू हैव टू डिफाइन दिस केमिकल रिएक्शन इन अ डेफिनेशन फॉर्म, देन यू कैन से दैट इफ टू रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर ऑन, यू कैन से रूम टेम्परेचर, ठीक है. रूम टेम्परेचर पे अगर दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, देन एक सर्टेन और यूनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. ओके. अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? वे बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन. अब यहां पे इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है. सपोज करो आपने क्या किया कि एड एसिड एंड बेस, ठीक है. तो इन दोनों को अगर आपने ऐड किया तो सपोज करो एक एग्जांपल के लिए अपन ने लिया, इसमें एसिड लिया आपने HCl और बेस लिया आपने NaOH, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन गया? NaCl प्लस H2O. ओके. तो अब ये क्या हुआ? ये तो हो गई रिएक्शन, यानी कि आप क्या कर रहे हो? एसिड और बेस को मिला रहे हो, विच इज केमिकल रिएक्शन, एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस एसिड एंड बेस मिक्सचर बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. यानी यहाँ पे HCl एसिड है, NaOH बेस है, इन दोनों को आपने मिलाया, देन उसके बाद में आपके पास में जो चीज बनी वो क्या बनी? NaCl जो बना वो बना सोल्ट, और ये वाटर बच गया, ठीक है. तो सिंपली अगर अपन बात करें कि केमिकल रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि दो चीजें आपस में मिलाई जाती है और फिर उनसे एक नई चीज बनती है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है. और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, मैग्नीशियम जो है उसको आपने रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन से, तो आपके पास में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ वो क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके. अब ये तो क्या हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है. सो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि जो प्रोसेस हो रही है उसको आपने एक्सप्लेन किया है बाय लैंग्वेज. ओके. अब इस प्रोसेस को अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हो, तो यहाँ पे ये क्या है? मेटल है, और ये क्या है? गैस, और जो ये बनता है ये क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड. ओके. अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका केमिकल इक्वेशन, लाइक Mg
प्लस O2 देन MgO। समझ में आ गया? केमिकल रिएक्शन की बात की जाए या फिर केमिकल इक्वेशन की बात की जाए तो इसका मतलब जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। एक बार फिर से अपन रिपीट करें तो सिंपली इफ यू हैव मोर देन वन रिएक्टेंट एंड यू आर गेटिंग मिक्स विथ ईच अदर, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट को आप एक दूसरे के साथ में मिक्स करते हो और एक नया प्रोडक्ट बनता है तो उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है? If more than one reactants are react with each other and form a certain or unique product, then it is known as chemical reaction. Okay? अब chemical reaction के बाद में the way by which we can represent a chemical reaction is known as the chemical equation. ठीक है? chemical reaction को represent करने का जो way होता है उसे हम क्या कहते हैं? chemical equation. फॉर एग्जाम्पल आपने एक रिएक्शन लिखी, मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट। ओके, और ये दोनों रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्शन करके और क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में, लाइक मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg, ऑक्सीजन का क्या होता है? O2, ये दोनों मिलकर के क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गया ये? अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की, वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो बिफोर गोइंग टू नो अबाउट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यू मस्ट बी नो व्हाई वी रिक्वायर टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। यानी कि केमिकल इक्वेशन जो होती है उसको बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। पहली बात, अपन ने केमिकल इक्वेशन जो है वो पढ़ लिया, दूसरा केमिकल रिएक्शन भी पढ़ लिया। अब केमिकल इक्वेशन जो उसको बैलेंस करते हैं तो क्यों जरूरत पड़ती है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें ये पता होना चाहिए अपने को कि वाई डज इट एग्जिस्ट। ठीक है ना? इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, होता क्या है, कहाँ से आया, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, ये सब चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? तो अगर हम बात करें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये क्यों रिक्वायर्ड है, तो ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड द कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ एंड कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास इन 9th क्लास। ठीक है? जो कंपाउंड बनाते थे हम, कॉम्बिनेशन अपन ने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ और कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास ये कहता है कि जिस रेशियो के अंदर आपने कोई भी रिएक्टेंट यूज किए हैं, प्रोडक्ट भी उसी रेशियो के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना? इफ यू हैव यूज्ड टू लाइक H2 और O2, अब आपने अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनाया, एक कंपाउंड बनाया H2O। ठीक है ना? अगर अपन ने H2O को प्रोड्यूस किया है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपने 2 ग्राम ऑक्सीजन ली है और 2 ग्राम ही हाइड्रोजन ली है तो बनना हुआ जो H2O है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगी? 2 ग्राम ही होगी। यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन होगी और 2 ग्राम ऑक्सीजन होगी। देखो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन लो, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपने अगर H2 + O2 बनाया है तो ये H2O बना। ठीक है? तो ये कितना है? सपोज करो ये 2 है, ये 2 है, तो इधर भी ये क्या होगा? 2:2 में ही होगा। तो ये तो हो गया कांस्टेंट प्रोपोर्शन लो। एक होता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास जो है ये क्या कहता है कि सपोज करो आपने NaCl यानी नमक बनाया है, तो इसमें NaCl में Na कितना है? 2 ग्राम, और Cl भी कितना है? 2 ग्राम। ओके, तो 2 ग्राम Na और 2 ग्राम Cl अगर आप मिला करके यहाँ बनाते हो तो ये कितना होगा? 2 ग्राम Na और 2 ग्राम Cl होगा, टोटल 4 ग्राम। यानी ये टोटल 4 ग्राम होगा, तो इसमें 2 ग्राम Na होना चाहिए और 2 ग्राम Cl होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे Cl 3 ग्राम हो जाएगा और Na 1 ग्राम हो जाएगा। समझ गए? तो जिस रेशियो में अपन इनको यूज कर रहे हैं या जो आपने मास पहले इनका लिया है उतना ही क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए।
ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास कहता है और ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ कहता है। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो एज वी नो दैट कि अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ और कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास ये कहता है कि अगर दो चीज़ों को मिलाया जाता है तो मिलने से पहले जितनी वो होती है मिलने के बाद भी उतनी ही होनी चाहिए। समझ गए? इसलिए यहाँ पे जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि जब भी आप कोई भी दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, जब भी आप दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्शन करवाते हो तो वहाँ पे जो दो रिएक्टेंट मिलकर के और एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो और उस रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। समझ गए? देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ओके, तो कभी भी अगर हम बात करें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब तो ये हो गया। अब एग्जांपल की बात करते हैं कि इसमें रियल में मीन क्या होता है। तो अपने पास एक एग्जांपल है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जिंक हो गया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब ये दोनों आपस में अगर रिएक्शन करेंगे तो जो बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि ये जो अपन ने लिखा है अभी ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। ओके, यहां पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, देन क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब ये जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस आपके पास में आ गई। इसको ये क्या थी, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसको अगर केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, केमिकल इक्वेशन जो होगी उसमें अपन सिंबॉलिक फॉर्म यूज करते हैं, यानी Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा, H2SO4। ठीक है, ये दोनों मिलके अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ये तो हो गई सिंपल आपके पास में रिएक्शन। अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड हियर, like number of atoms into the reactants will be equal to the number of atoms into the product, then the equation can be said that balanced। ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस कब कहेंगे अपन, जब इधर नंबर ऑफ एटम टोटल होंगे वो इक्वल होंगे उधर। समझ गए? यहाँ पे देखते हैं अपन Zn यहाँ कितना है 1 और इधर भी कितना है, तो ये तो बैलेंस है। दूसरा इधर बात करें H2 इधर कितना है और उधर भी कितना है, ये भी बैलेंस है। फिर S इधर कितना है 1 और इधर भी कितना है, और O इधर कितना है 4 और उधर भी कितना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो LHS में जितने हैं उतने ही क्या है RHS में। तो नंबर ऑफ एटम इन LHS इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन RHS। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम अगर LHS में और RHS में इक्वल है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे इससे पहले अपन ने पढ़ी थी एक इक्वेशन, उसको भी अपन अभी बैलेंस करके देखते हैं। जो आप लोगों ने कल एक्टिविटी भी पढ़ी थी उसमें दो इक्वेशन आई थी, उनको भी बैलेंस करके देखते हैं, इसको भी बैलेंस करके देखते हैं।
एक अपन ने जो आज इक्वेशन पढ़ी है वो पढ़ी है, मैग्नीशियम अगर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये कल भी अपन ने एक्टिविटी पढ़ी थी कि व्हाइल यू विल बर्न द मैग्नीशियम रिबन दैट टाइम मैग्नीशियम विल गेट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। तो मैग्नीशियम रिबन को जब भी जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और उसका ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब ये जो इक्वेशन होती है इसमें ये क्या होती है, Mg+O2 देन MgO बनता है। अब इसको बैलेंस करते हैं तो इधर अपन देखें तो इधर Mg है कितना 1, उधर कितना है, तो ये तो बैलेंस है। इधर O कितना है और उधर कितना है, तो उधर 2 करना पड़ेगा और उधर 2 करेंगे तो अब इधर 2 कर दिया तो इधर Mg कितने हो गए, 2 हो गए, लेकिन इधर कितना है अभी, तो इधर भी 2 कर दो। अब ये कितना हो गया 2Mg और 2O2, सॉरी 2Mg और O कितना हो गया इधर 2 और उधर कितना है 2MgO, तो ये बैलेंस हो गई। अब ऐसे ही एक एग्जांपल और जो कल एक्टिविटी की थी आपने उसकी बात करें अपन, तो अपन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें अपन ने क्या मिलाया था, जिंक ग्रेनुलेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसमें अपन ने क्या मिलाया था, जिंक ग्रेनुलेट, ये मिलाया था ना। जो आपने फ्लास्क ले रखा था उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, सॉरी, ये भी बना सकते हो आप। यहाँ पे अपन दोनों करते हैं, ये H2SO4 है, इसमें आपने जिंक मिलाना है, ठीक है। तो इधर ZnCl2 बनेगा, क्यों बनेगा ये पता है सबको, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है ना। और इधर क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, अब अगर आपको ये नहीं पता है कि ये कैसे बना, HCl रिएक्शन करी जिंक से तो ZnCl2 क्यों बना या कैसे बना, अगर ये नहीं पता है दैट मीन्स दैट यू हैव नॉट क्लियर्ड द कॉम्बिनेशन और कंपाउंड फॉर्मिंग इनटू द 9th क्लास। कल जो मैंने बताया था वो अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो फिर ये चीज़ पता नहीं चलेगी कि HCl जो होता है वो ब्रेक होता है तो किस में होता है, H+ और Cl-। ओके, ऑल ऑफ यू नो दैट कि H पे क्या चार्ज होता है +1 और Cl पे क्या होता है -1। तो H+ और Cl- में ये टूटेगा, देन इधर क्या है जिंक पे +2, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में नहीं जुड़ते, नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं जुड़ते, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या है, H पे प्लस, Zn पे भी प्लस है, तो ये दोनों तो जुड़ेंगे नहीं, तो क्या जुड़ेंगे, Cl और जिंक। Zn पे कितना चार्ज है +2 और Cl पे कितना है -1, तो इसके वाला इसके नीचे चला गया, इसके वाला इसके नीचे चला गया, तो क्या बन गया ZnCl2। अब ZnCl2 बन गया तो बचा क्या H2। अब H2 ZnCl2 जो भी आ गया, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन क्या है, अब ये अनबैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सिंपली इधर कितना है Cl2 और H2 भी कितना है, तो इसके आगे 2 लगा देते हैं। अब H2 कितना हो गया, इधर भी 2 हो गया और उधर भी 2 हो गया, Cl भी इधर 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया, और जिंक इधर भी 1 हो गया और उधर भी 1 हो गया, तो अब ये क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। इधर इसकी बात करें अपन तो आपके पास में सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड अगर टूटेगा तो किस में टूटेगा, H+ और SO4 -2, समझ गए। H तो क्या होता है +1 और SO4 क्या होता है -2, SO4 भी क्या होता है -2 चार्ज होता है, और इस पे कितना होता है +1, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है और SO4 पे -2 चार्ज होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट Zn पे कितना होता है +2, तो इसका +2 और इसका -2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो बन गया क्या ZnSO4, और ZnSO4 से फिर H2 गैस रिलीज हो गई। इधर कितना है Zn1 है तो इधर भी Zn1 हो गया, इधर SO4 कितना है 1 है तो उधर भी SO4 1 हो गया, और इधर हाइड्रोजन 2 है और उधर भी हाइड्रोजन क्या हो गई 2, तो ये ऑलरेडी क्या है बैलेंस। ओके, एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, मे बी यू विल गेट अ क्वेश्चन इन विच द केमिकल इक्वेशन विल बी ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके,
whatever chemical equation you will get in your exam or in question, it will be already balanced. Like this equation is already balanced. ये नहीं थी, ये तो ऑलरेडी बैलेंस थी ना, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में आ जाती है। तो वहां पे क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के जाना होता है, ताकि आप उसको समझते ही आपको पता चल जाए कि ये ऑलरेडी बैलेंस है। अदरवाइज अपन क्या करते हैं, इधर 2 लगाते हैं, उधर 2 लगाते हैं, इधर 1 लगाते हैं, उधर 3 लगाते हैं, और जो ऑलरेडी बैलेंस थी उसको ही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। समझ गए? तो ये नहीं करना है आप लोगों को। क्या करना है, जो केमिकल इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक इट आउट दैट इट इज पॉसिबल और नॉट, एंड आफ्टर दैट इट इज पॉसिबल, देन हाउ डज इट टेक प्लेस, कि ये बना कैसे। तो ये बना ऐसे कि H2SO4 टूटता है तो H प्लस और SO4-2 में टूटता है, जिसकी वजह से सिंपल ZnSO4 ही बनेगा। कई बार क्या होता है, LHS और RHS जो है वो रॉन्ग होती है, ठीक है ना। सपोज दैट क्वेश्चन जो है उसमें आपको पूछ लिया कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको अगर मान लो H2SO4 Zn बना मिक्स करेंगे तो ZnSO4 ही बनेगा, और उधर H2SO4 और Zn को मिक्स किया तो ये नहीं बना करके सपोज करो कोई दूसरा बना दिया। तो वो तभी पॉसिबल है ना जब आप लोगों को वो चीज़ पता है कि इसको इससे रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा। तो ये अगर अपने को पता है तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो रॉन्ग है या राइट। समझ गए? अब इसमें एक केमिकल रिएक्शन और है जिसमें आपको फेरस यानी आयरन को वाटर से रिएक्शन करवाना है, ठीक है। ये आप लोग अभी सोल्व करो और उसके बाद में जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है ना वो करो।